हेलो गाइस। इस बार मैंने एक नया वॉइस ट्राई किया है ताकि आपको स्टोरी और भी आसानी से समझ आए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि पिछले वीडियो में इस वॉइस पर उतना फीडबैक नहीं आया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये वॉइस अच्छा है और आपको पसंद आ रहा है, या फिर आप लोगों ने बस कमेंट नहीं किया? अगर आपको लगता है कि पहले वाला वॉइस ज़्यादा अच्छा था और उसी पर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं फिर से वही वॉइस लेकर आऊँगा। नहीं तो मैं इसी वॉइस को कंटिन्यू रखूंगा। मेरे हिसाब से ये नया वॉइस ज़्यादा क्लियर है और समझने में आसान भी है। लेकिन आपकी राय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना भूलना मत। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें, नहीं तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस पाठ की शुरुआत में शहर के चारों तरफ 100 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार खड़ी थी। ऊंचाई तो फिर भी ठीक थी, पर वो दीवार ऐसी आर पार दिखने वाली और चमकती हुई थी कि कोई भी उसे देखकर सुध-बुध खो बैठे। मजे की बात तो ये थी कि वो दीवार ऐसी चिकनी थी जैसे किसी ने उसे आरी या ब्लेड से तराशा हो। उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वहां कभी ईंटों का इस्तेमाल हुआ भी होगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरी दीवार एक ही बार में खड़ी कर दी हो। शहर के फाटक पर सफेद कपड़े पहने 1 दर्जन चेले पहरा दे रहे थे। इनमें सबसे तगड़ा बंदा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल की कल्टीवेशन वाला था। पर असली देखने वाली चीज तो वो सफेद बंदर के जो उनके पास पांव जमाए बैठे थे। उन बंदरों के लंबे लंबे सफेद बाल थे और उनकी डरावनी हरी आंखें अंगारे जैसी दहक रही थी। ये बंदर बर्फ में रहने वाले स्पिरिट बीस्ट थे। भले ही इनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, पर ये बड़े समझदार और पालतू होने में माहिर थे। इसीलिए उत्तर के इलाके के ज्यादातर दिग्गज इन्हें पालते थे। मगर यहाँ दीवार पर जो बंदर बैठे थे वो आम बंदरों से कई गुना बड़े थे। उनकी डरावनी अंदरूनी शक्ति यानी ची बता रही थी कि वो रैंक 4 और 5 के डीमन बीस्ट थे। मतलब अकेले ही एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल के बंदे की छुट्टी कर दें। हैंडली ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि उत्तर के सबसे बड़े सेक्ट यानी नॉर्थ नाइट पैलेस के पास इन बंदरों को पालने का कोई खास देसी तरीका यानी टेक्निक जरूर होगी। जब दीवार पर तैनात चेलों ने उस पीले चेहरे वाले और सफेद बालों वाले बूढ़े को देखा तो वो बार बार उसे पुकारने लगे। एल्डर रेन ने रोबदार आवाज में अकड़कर जवाब दिया, सब ठीक है, अपना काम करो। उसने हुंकार भरी और सीना तानकर फाटक के अंदर घुस गया। चेलों ने जब देखा कि हैनली भी उनके मार्शल एंसेस्टर के पीछे पीछे आ रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई सवाल पूछे। सब ने चुपचाप रास्ता दे दिया। लेकिन जैसे ही हैनली ने फाटक पार किया, उन बर्फीले बंदरों की हालत बिगड़ गई। वो स्पिरिट बीस्ट अचानक अजीब हरकतें करने लगे। वो डर के मारे रोने लगे और हैनली से दूर भागने लगे। नॉर्थ नाइट पैलेस के चेलों ने घबराकर बंदरों को डांटा फटकारा, पर बंदरों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जमीन पर लेट गए और अपने दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया। वो हैनली के सामने ऐसे दुबक कर बैठ गए जैसे अपनी हार मान रहे हों। ये देखकर एल्डर रेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एल्डर रेन ने अचंभे में पड़कर और हैनली पर एक टेढ़ी नजर डालते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास कोई ऊंचे दर्जे का बंदरों वाला स्पिरिट बीस्ट है? ये बंदर भले ही बहुत ताकतवर नहीं है, पर इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। हैनली समझ गया कि बंदरों ने वीपिंग सोल की गंध सूंघ ली है और उसी के डर से उनकी घिघी बंध गई है। हैनली ने एकदम बेरुखी से जवाब दिया, हाँ मेरे पास एक है, पर वो इतना भी खास नहीं है। मैं उसे बहुत कम बाहर निकालता हूँ। एल्डर रेन मुस्कुराया और उसने बात को वहीं रफा दफा कर दिया। वो दोनों बर्फ के उस शहर में अंदर दाखिल हो गए। शहर की मुख्य सड़क फाटक से ही शुरू होती थी और बहुत ही चौड़ी थी। पूरी सड़क पर चिकनी बर्फ बिछी हुई थी। दूर दूर तक कुछ लोग सड़कों पर दिख रहे थे जो पीले और सफेद कपड़े पहने कम दर्जे के कल्टीवेटर थे। सड़क के दोनों तरफ एक कतार में इमारतें बनी हुई थी। उसे शहर कहने से बेहतर होगा कि एक किला कहा जाए। हानली अभी शहर को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि एल्डर रेन हवा में उड़ा और पहाड़ की तरफ चल दिया। हानली के चेहरे पर हैरानी की एक लकीर उभरी और उसने भी चुपचाप उसके पीछे उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद वो दोनों पहाड़ के बीच में बनी एक जगह पर उतरे। एल्डर रेन ने हानली को देखकर दांत निपोड़ते हुए बोला, भाई हान, अब यहाँ से हमें पैदल ही चलना होगा। पहाड़ का ये हिस्सा इनर पैलेस के घेरे में आता है। मैं यहाँ का एल्डर हूँ, पर नियम तो मेरे लिए भी बराबर हैं। हानली ने गर्दन हिला दी और वो दोनों बर्फ से तराशी गई उन आर पार दिखने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगे।
इनर पैलेस में बहुत कम चेलों को आने की इजाज़त थी। जो इक्का दुक्का लोग रास्ते में मिले, उन्होंने उस पीले चेहरे वाले बूढ़े को झुककर सलाम किया। एल्डर रेन भी उन चेलों से बड़े प्यार से पेश आ रहा था, चाहे उनकी कल्टीवेशन का लेवल कुछ भी हो। हानली ने भांप लिया कि ये इनर पैलेस के चेले बड़े ही काबिल और तेज दिमाग वाले हैं। रास्ते में उसे 4 ऐसे खतरनाक पहरे यानी रिस्ट्रिक्शन महसूस हुए कि उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ आ गया कि इस सेक्ट में कोई ना कोई जादुई घेरा बनाने वाला यानी फॉर्मेशन का उस्ताद जरूर बैठा है। हानली के मन में लालच जाग गया कि काश वो उस उस्ताद से फॉर्मेशन की बारीकियों पर गपशप कर पाता। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ वो उस बूढ़े के पीछे एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। जब वो रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंचे तो उनके सामने 1 किलोमीटर ऊंची बर्फ की दीवार खड़ी थी। हानली की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो उसे टकटकी लगाकर देखने लगा। उस पीले चेहरे वाले बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और एक हरे रंग की चमकती हुई ईंट यानी जेड टाइल बाहर निकाली। उसमें से चांदी जैसी धुंध निकली और बर्फ की दीवार में समा गई। अगले ही पल वो दीवार थरथरा उठी और बीच में से 2 फाल हो गई, जिससे 6 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। एल्डर रेन ने अपना सिर झटकते हुए बोला, पहाड़ के ऊपर जो इमारतें दिखती हैं वो तो बस दिखावा है, असली खेल तो यहाँ है। वहाँ बस छोटे मोटे चेले रहते हैं। बड़े उस्ताद तो इस बर्फीले अजगर की सीमा यानी हिडन आर्कटिक ड्रैगन बॉर्डर में रहते हैं, जो हमारे महल का असली ठिकाना है। अगर तुम मेरी छोटी बहन बाई के दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें यहाँ लाने की हिम्मत कभी ना करता। हानली बस हल्का सा मुस्कुराया, पर उसके मन में कोई हलचल नहीं हुई। इस हिडन आर्कटिक ड्रैगन बॉर्डर का नाम तो पूरे उत्तर में गूंजता था, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एल्डर रेन पहली मुलाकात में ही उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है और उसे सगे भाई की तरह अंदर क्यों ले जा रहा है। उसे दाल में कुछ काला लगा और उसने सावधानी की कुंडली मार ली। जब उसे अंदर जाने का न्योता मिला तो उसने मना नहीं किया और कंधे से कंधा मिलाकर अंदर चला गया। वो रास्ता सिर्फ 3 मीटर लंबा था, पर जैसे ही वो दूसरी तरफ निकला उसके होश उड़ गए। सामने एक हरी भरी घाटी थी जहां बसंत का मौसम डेरा डाले हुए था। वहां खिली हुई धूप थी और ऐसे पौधे थे जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। वो घाटी कई किलोमीटर में फैली हुई थी और चारों तरफ से हरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। पहाड़ की दीवारों पर सफ़ेद पत्थरों की बहुत ही सुंदर इमारतें बनी हुई थीं। घाटी के बिल्कुल बीचों बीच सफ़ेद पत्थर के 3 बड़े हॉल थे, जिन्होंने काफ़ी जगह घेर रखी थी। हानली ने उन्हें देखा और भले ही ऊपर से वो शांत रहा, पर अंदर ही अंदर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। हेवन वॉइड हॉल। हानली के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा और वो एकदम से चौकन्ना हो गया। उसने देखा ये तीनों जड़े के महल हूबहू वैसे ही बने थे जैसा स्कैटर्ड स्टार सी का हेवन वॉइड हॉल था। ये महल एक ही बड़े पत्थर को तराशकर बनाए गए थे और इनसे आर पार दिखने वाली एक प्यारी सी रोशनी फूट रही थी। पर गौर करने वाली बात ये थी कि जब उसने पहले हेवन वॉइड हॉल को हवा में उड़ते देखा था तो ये वाले महल उसके मुकाबले सिर्फ तिहाई हिस्से जितने बड़े थे। हानली ने अपनी हैरानी को जैसे तैसे गले के नीचे उतारा और दोबारा उन इमारतों को ताड़ना शुरू किया। आखिर में उसे यकीन हो गया कि उसकी पारखी नज़र धोखा नहीं खा रही है और इन तीनों इमारतों का हेवन वॉइड हॉल से पक्का कोई ना कोई पुराना नाता है। लेकिन उन महलों के दरवाजों पर कोई निशानी या नाम नहीं लिखा था, जिससे पता चले कि ये हैं क्या। हानली ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हैरानी जताते हुए बोला, क्या यही इस सेक्ट का इनर पैलेस है? यहाँ अंदरूनी शक्ति स्पिरिचुअल की का डेरा तो जबरदस्त है, लेकिन ये तीनों महल काफी पुराने और जर्जर दिख रहे हैं। इनका क्या किस्सा है? एल्डर रेन ने उन इमारतों की तरफ तिरछी नजर डाली और जवाब देते हुए बोला, तुम स्पिरिट वॉइड हॉल्स की बात कर रहे हो। ये तीनों इमारतें तो सेक्ट बनने से पहले ही यहाँ कुंडली मारकर बैठी थी। कहते हैं कि सेक्ट के पुरखों और उसके कुछ धुरंधर दोस्तों ने अपनी जादुई ताकतों से इन्हें यहाँ लापटका था। ये अंदर से देखने में तो और भी ज्यादा गजब ढाती हैं। हानली ने अजीब सी नजरों से देखते हुए बात दोहराई, स्पिरिट वॉइड हॉल्स? एल्डर रेन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और उसने मजे लेते हुए बोला, क्यों ब्रदर हान, क्या इनमें तुम्हारी दिलचस्पी जाग गई है? देखो भाई, बड़े बड़े कामों के अलावा इन महलों पर हमेशा ताला जड़ा रहता है। जब तक आधे से ज्यादा सेक्ट के एल्डर रजामंदी ना दे दें, स्पिरिट वॉइड हॉल्स के पट नहीं खुलते। और इसके पीछे की असली वजह क्या है वो मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता।
हानली ने भी पलटकर मुस्कान दे दी और आगे कोई कुरेदने वाला सवाल नहीं पूछा। उसे पता था कि दूसरे के सेक्ट की गुप्त बातों में टांग अड़ाने से बात बिगड़ सकती है और मामला लपेटे में आ सकता है। वैसे भी अगर इन महलों का नाता हेवन वॉइड हॉल से हुआ भी तो उसे क्या? हेवन वॉइड हॉल का सबसे कीमती खजाना तो पहले ही उसके हाथ लग चुका था। एल्डर रेन ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, कल्टीवेटर हान, मेरे पीछे आओ। प्योर फोकस पवेलियन उधर ही है। लगता है जूनियर मार्शल सिस्टर बाय तुम्हें बहुत अहमियत देती है, इसलिए मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ वो अपने खास मेहमानों को बिठाती है। वहाँ एकदम शांति का माहौल है। हानली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा ऐसी बात है, मेरा तो मान बढ़ गया फिर। एल्डर रेन ने मुस्कुराते हुए हवा में छलांग लगाई और हानली को पहाड़ की एक दीवार के पास ले गया, जहाँ एक छोटा सा बंगला बना था। ये बंगला 3 मंजिला था और हर मंजिल 30 मीटर से भी ऊंची थी। ये पूरा का पूरा पन्ने जैसी हरी लकड़ी से बना था और पहाड़ के अंदर धंसा हुआ था। इसके दरवाजे पर एक पीले रंग का बोर्ड टंगा था, जिस पर चांदी के अक्षरों में प्योर फोकस पवेलियन लिखा था। जैसे ही हानली वहां पहुंचा, एक सफेद कपड़े पहने औरत अंदर से बाहर निकली। उन दोनों को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई और फिर झुककर इज्जत देते हुआ बोली, मास्टर सीनियर रेन, आपको मेरा प्रणाम। और ये पक्का सीनियर हान ही होंगे? हानली ने बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दिया, बिल्कुल सही। क्या फेरी बाय अंदर ही है? वो सुंदर औरत एक तरफ हट गई और हानली की तरफ चेहरा करके बोली, मास्टर अभी अपनी तपस्या सिक्लूजन से बाहर आई हैं और अंदर अपनी जादुई ताकत को काबू में कर रही हैं। उसने मुझे आपका स्वागत करने भेजा है सीनियर हान। बुरा मत मानिएगा कि वो खुद बाहर नहीं आ पाई। एल्डर रैन को जब उस औरत ने देखा तो वो बेचारगी से मुस्कुराई और बोली, मास्टर सीनियर रैन, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। आप जानते हैं कि मास्टर ने साफ कह रखा है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती। पिछली बार जब जूनियर मार्शल सिस्टर गोंग ने आपको उनसे मिलने दिया था तो बेचारी की शामत आ गई थी और उसे कड़ी सजा मिली थी। एल्डर रैन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर उसने तुरंत बात घुमाई और बोला, लेकिन इस बार मामला अलग है। मैं ब्रदर हान के साथ आया हूँ। क्या वो अतिथि के साथ आए हुए इस अपने भाई को भी धुतकार देगी? ये सुनकर हानली ने एक शरारती मुस्कान दी, पर चुप ही रहा। उस औरत के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव आ गए और वो बोली, ये तो। तभी पवेलियन के अंदर से बाई यावी की आवाज गूंजी, यानेयर, अपने मास्टर सीनियर रेन को अंदर आने दो, मैं उनसे मिलूंगी। उस औरत का कलेजा मुंह को आते आते बच गया और वो चैन की सांस लेते हुए किनारे हट गई और बोली, जैसा आपका हुक्म मास्टर सीनियर रेन, आप अंदर आ सकते हैं। बाई यावी की आवाज सुनते ही एल्डर रेन का चेहरा खिल उठा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने होंठ हिलाए और जादुई आवाज के जरिए वॉइस ट्रांसमिशन से बाई यावी को कुछ गुप्त संदेश भेजा। अंदर से आवाज आई, सीनियर मार्शल ब्रदर बी, अंदर आकर बात क्यों नहीं करते? कल्टीवेटर हान बाहर खड़े हैं और तुम वहीं बतियाने लगे। क्या तुम हमें पूरी दुनिया की नजरों में बदतमीज साबित करना चाहते हो? हानली ने अपनी ठोड़ी सहलाई और चुपचाप मुस्कुराता रहा। रणबी ने झेंपते हुए कहा, अरे मुझसे कितनी बड़ी चूक हो गई। ब्रदर हान, चलिए अंदर चलकर ही बात करते हैं। हानली ने बत्ती सी दिखाते हुए चुटकी ली, क्यों नहीं, मुझे तो हमेशा से लगता था कि ब्रदर रेन बड़ी मिलनसार आदमी है। उसे अब समझ आ गया था कि ये आदमी उससे इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका दिल बायावी पर आ गया था। ये जानकर हानली के मन का शक दूर हो गया और उसने थोड़ी ढील दी। वो औरत रास्ता दिखाते हुए उन्हें अंदर ले गई। पहली मंजिल ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस 60 मीटर चौड़ी होगी। वहां बांस की बनी सादा मेज और कुर्सियां रखी थी और कोनों में पीले फूलों के गमले रखे थे, जिनकी महक से पूरा कमरा महक रहा था। बायावी तुरंत नीचे नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो दोनों बैठे, ऊपर से उसकी आवाज सुनाई दी, ब्रदर हान, तनी सब्र रखिए। मेरी जादुई टेक्निक थोड़ी अनोखी है। जैसे ही इसकी गर्दिश पूरी होती है, मैं फौरन नीचे आती हूँ। तब तक आप हमारे सेक्ट के स्नो स्पिरिट फल का स्वाद चखिए। इतना कहते ही बायावी की चेली ने ताली बजाई और 2 सफ़ेद कपड़े पहनी लड़कियां अंदर आईं। उनके हाथों में लाल लकड़ी की थालियां थीं, जिनमें अंगूठे के बराबर आर पार दिखने वाले दाने लगे थे। फल रखकर वो चुपचाप पीछे हट गई। रणबी ने एक फल मुंह में गपागप डालते हुए बताया, ये आई स्पिरिट फल सिर्फ हमारे ही सेक्ट में मिलता है। हम जैसे इनर पैलेस के एल्डर्स को भी साल भर में बस थोड़े से ही मिलते हैं। ये सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं है, बल्कि इनमें बर्फ जैसी शुद्ध अंदरूनी शक्ति भी भरी है। अगर कोई बर्फ वाली ताकत वाला कल्टीवेटर इसे रोज खाए तो उसकी तरक्की को 4 चांद लग जाएं। हानली ने भी देखा देखी एक फल मुंह में डाल लिया। काटते ही उसे ऐसा लगा जैसे मुंह में बर्फीला तूफान सा उठ गया हो। हालांकि वो बर्फ वाली ताकत की साधना नहीं करता था, पर उसके शरीर के अंदर पर्पल एपेक्स फ्लेम्स और ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम्स जैसी जबरदस्त आग मौजूद थी, इसलिए वो उस ठंडक को आराम से डकार गया।
उसे मजा आया तो उसने दूसरा दाना भी उठाकर मुंह में रख लिया। ये देखकर रणबी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे पर रोंगटे खड़े होने जैसी हैरानी दिखी। ये फल इतने असरदार थे कि नेसेंट सोल लेवल वाले जादूगरों को भी फायदा पहुंचाते थे। लेकिन जो बंदा बर्फ या आग वाली साधना नहीं करता, अगर वो गलती से भी इसे खा ले तो ठंड के मारे उसकी घिग्गी बन जाए और अंदरूनी अंग बर्फ से जम जाए। हानली शरीर से लकड़ी वाली ताकत, वुड एट्रीब्यूटेड पावर झलक रही थी, फिर भी उसने बड़े आराम से 2 फल उड़ा दिए। इतना तो रणबी खुद भी नहीं कर सकता था, जबकि वो आग वाली साधना करता था। रणबी अभी हैरानी के समंदर में गोते खा ही रहा था कि ऊपर से कदमों की आहट आई और सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक हसीन परी जैसी औरत सीढ़ियों से नीचे उतरी। हानली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक दमदार मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ और बोला, फेरी बाई, 10 साल से ज्यादा बीत गए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। रणबी का चेहरा भी खुशी से चमक उठा और बोला, जूनियर मार्शल सिस्टर बाई, आखिरकार तुमने मुझसे मिलना मंजूर कर लिया। बायावी ने हानली को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, ब्रदर हान, जिस दिन हम अलग हुए थे मुझे तभी लग गया था कि तुम बिना किसी बड़े काम के मुझसे मिलने का वादा नहीं करोगे। मैं पिछले कई सालों से तुम्हारी राह तक रही थी, तुम्हारा आना तो तय ही था। लेकिन जैसे ही उसने रणबी की तरफ देखा, उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा ठंडा हो गया और वो कड़वाहट से बोली, रही बात तुम्हारी सीनियर मार्शल ब्रदर रेन, तो अगर ब्रदर हान साथ ना होते तो मैं तुम्हारी सूरत तक न देखती। रणबी हड़बड़ाकर बोला, मैंने उस मुसीबत को हल करने का तरीका ढूंढ लिया है, मैं इस बार तुम्हें कतई निराश नहीं होने दूंगा। बायावी ने अपना सिर झटक दिया और रूखेपन से बोली, तो वो बातें बाद में करेंगे, कल्टीवेटर हान बहुत दूर से चलकर आए हैं, अभी उन फालतू बातों को रहने दो। रणबी का चेहरा एक पल के लिए उतरा, जैसे उसकी अक्ल चरने गई हो। फिर वो संभल कर बोला, ठीक है, फिर कभी तसल्ली से बात करेंगे, अभी तो मैं इसी बात से निहाल हूं कि तुम मुझसे मिल ली। बायावे ने बस गर्दन हिला दी और मेज की मुख्य कुर्सी पर बैठ गई। हानली और रणबी दोबारा बैठ गए। हानली ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, फेरी बाई, पिछली बार के मुकाबले तुम्हारी ताकत तो बहुत बढ़ गई है। बायावी खिलखिलाकर हंसी और बोली, ब्रदर हान, आप भी क्या मजाक करते हैं, मेरी बिसात ही क्या है आपके सामने। उसे अच्छी तरह याद था कि इंदर यानी धोव और कुनवू माउंटेन में हानली ने कैसे सबके छक्के छुड़ाए थे, इसलिए वो उसे पूरी इज्जत दे रही थी। रणबी ने जब देखा कि बायावी हानली को इतनी तवज्जो दे रही है तो उसके कान खड़े हो गए और उसने दोबारा हानली को बड़े अचरज से ताड़ना शुरू किया। बायावी ने बात आगे बढ़ाई, ब्रदर हान, जब आपने नॉर्थ नाइट पैलेस आने की बात कही थी तो पक्का आपके मन में कोई ना कोई बड़ा मकसद ही रहा होगा। हानली का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हुआ, फिर उसने दांत दिखाते हुए कहा, जब पूछ ही लिया है तो साफ साफ बता देता हूँ, सच तो यही है कि मैं नॉर्थ नाइट पैलेस एक गुहार लेकर आया हूँ, मुझे आपसे एक काम है। बिना किसी नागा के बायावी ने एहसान मानते हुए चहक कर बोला, मैं वो पुराने दिन नहीं भूली हूँ जब तुमने बार बार मेरी जान बचाई थी, अब ज्यादा सोचो मत और जो दिल में है वो साफ साफ कह दो। सच तो ये है कि अगर हानली उसे डेविल सप्रेसिंग पगोडा की उस बर्फ की कैद से ना भी निकालता, तब भी उसकी ताकत किसी धाकड़ लेट नेसेंट सोल कल्टिवेटर से कम नहीं थी। बायावी को लगा कि ऐसे दिग्गज बंदे से यारी गांठने में ही भलाई है। हानली ने बड़े इत्मीनान से अपना चेहरा सपाट रखकर बोला, कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, बस सुना है कि नॉर्थ नाइट आइलैंड पर प्रोफाउंड आइस फ्लावर्स की भारी पैदावार होती है, मुझे एक तगड़ी दवाई बनाने के लिए उनकी सख्त ज़रूरत है। बायावी ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए सोच में पड़कर बोला, प्रोफाउंड आइस फ्लावर्स, उन्हें ढूंढना टेढ़ी खीर है। वैसे तो अभी पूरी तरह खिले हुए फूल कम ही हैं, पर कुछ ही दिनों में काम बन जाएगा। मैं अपने शिष्यों को हुक्म देती हूँ कि वो मैरियडियर प्रोफाउंड आइस की तलाश शुरू करें। ये फूल उसी बर्फ पर उगता है जिसकी उम्र अभी अभी 10,000 साल हुई हो। तुम बेफिक्र रहो, काम चकाचक हो जाएगा। हानली ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए तसल्ली से बोला, तुम्हारी मदद मिल गई तो गंगा नहा लिया, अकेले ये सब करने निकलता तो रायता फैल जाता। बायावी ने खिलखिलाकर हंसते हुए मीठी आवाज में बोला, ये तो मामूली बात है, पर इसमें एक आध दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा। अब जब ब्रदर हान हमारे सेक्ट की चौखट तक आ ही गए हो तो कुछ दिन डेरा यहीं डाल लो। तुम्हारी काबिलियत का तो दुनिया लोहा मानती है, हो सके तो हम साथ बैठकर कल्टिवेशन के कुछ गुर और दांव पेच पर चर्चा कर लेंगे। हानली ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए जोश के साथ बोला, मुझे भी तुम्हारे महल की जादुई कलाओं में बहुत दिलचस्पी है। सुना है कि पूरे ग्रेट जिन इलाके में बर्फ वाली सबसे खतरनाक तकनीकों पर तुम्हारी ही हुकूमत है। भले ही मैं बर्फ वाली तकनीकों पर काम नहीं करता, पर ज्ञानी लोगों के साथ बैठने से अकल तो बढ़ती ही है। इतनी बात होते ही दोनों के बीच बातों का सिलसिला चल निकला। दोनों का कल्टीवेशन लेवल एक जैसा था, तो वो अपनी साधना में आने वाली अड़चनों पर दुखड़ा रोने लगे।
पास ही बैठे रेनबी, जो खुद एक मंझे हुए मिड नेसेंट सोल के उस्ताद थे, उन्होंने भी अपनी बातों का तड़का लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस छोटे से कमरे में गपशप की महफिल जम गई। जब आधा दिन बीत गया तो हानली ने विदा मांगते हुए संजीदगी से बोला, अब मुझे चलना चाहिए। तुम अभी अभी अपनी लंबी साधना से बाहर आई हो, तुम्हें ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा। बाई याओई ने उसे जबरदस्ती रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने अपनी चेली, जिसका सरनेम युआन था, उसे इशारा करते हुए रॉब से बोला, बबुआ युआन, सीनियर हान को मेहमानों के लिए बने उस आलीशान गेस्ट हाउस में ले जाओ। जैसे ही फूलों की खबर मिले तुरंत इन्हें इत्तला कर देना। अपना काम बनता देख हानली ने दोनों को हाथ जोड़कर सलाम ठोका और उस चेली के पीछे पीछे चल दिया। रेनबी वहीं खूंटा गाड़कर बैठा रहा। लग रहा था कि उसके पास बाई याओई से करने के लिए अभी कुछ और गुप्त बातें बाकी थीं। वो सुंदर महिला हानली को पहाड़ की दीवार काटकर बनाई गई आलीशान इमारतों की तरफ ले गई। दूर से देखने में वो जगह किसी राजा महाराजा के महल जैसी लग रही थी। ये खास मेहमानों के रुकने की जगह थी। युआन को पता था कि उसकी मालकिन हानली को बहुत ऊंचा दर्जा देती हैं, इसलिए उसने अपनी पलकें बिछा दी और हानली के हर सवाल का जवाब ऐसे दिया जैसे कोई वफादार सिपाही देता है। पलक झपकते ही दोनों एक बड़ी इमारत के सामने जा खड़े हुए। इससे पहले कि वो कदम रखें, एक गुड़िया जैसी दिखने वाली छोटी कदकाठी की लड़की मेड की वर्दी में बाहर निकली। लड़की ने अपनी कमर झुकाते हुए डरते हुए बोला, मार्शल युआन, आपकी इस दासी का प्रणाम स्वीकार करें। युआन ने अपनी आवाज़ भारी करते हुए कड़क अंदाज में बोला, मार्शल निया, ये सीनियर हान हैं, जो हमारे पूर्वजों के भी खास मेहमान हैं। इनकी सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अगर जरा भी चूकी तो फाल खिंचवा दूंगी। मेड का तो कलेजा मुंह को आ गया। उसने घिघियाते हुए दबी आवाज में बोला, मुझसे कोई भूल नहीं होगी, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। इतना कहते हुए उसने तिरछी नजरों से हानली को देखा, पर जैसे ही हानली की आंखें उससे मिली, उसने मारे शर्म और डर से अपना सिर नीचा कर लिया। हानली ने बस धीरे से मुस्कुराया। युआन ने हानली की तरफ देखकर विनम्रता से बोला, सीनियर हान, अगर ये लड़की आपको पसंद ना आए या काम में ढीली लगे तो मुझे बता देना, मैं तुरंत दूसरी खड़ी कर दूंगी। हानली ने अपना सिर हिलाते हुए लापरवाही से बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लड़की ठीक है। और वो लंबे डग भरता हुआ अंदर चला गया। बाकी दोनों भी दबे पांव उसके पीछे हो लिए। अंदर का नज़ारा देखकर हानली का मन खुश हो गया। वहाँ सब कुछ कायदे से लगा हुआ था। वहाँ सुरक्षा के लिए कुछ हल्के जादुई घेरे रिस्ट्रिक्शन भी लगे थे, ताकि बाहर का कोई ऐरा गैरा अंदर झांक ना सके। थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसने चेली को विदा कर दिया और कमरे में अकेला रह गया। सच तो ये है कि स्नो चेन माउंटेन से लगातार सफ़र करते करते उसके पांव उखड़ने लगे थे और थकान चढ़ गई थी। उसने सोचा कि जब तक काम नहीं होता तब तक आराम कर लिया जाए और अपनी ताकत को फिर से चरम सीमा पर पहुंचाया जाए। 2 दिन बीत गए और हानली ऊपर की मंजिल पर अपनी आंखें मूंद कर बैठा रहा। वो बाहर नहीं निकला। उसे पता था कि अगर वो बिना मतलब यहाँ वहाँ मंडराएगा तो इस सेक्ट के धुरंतर उसकी कुंडली मारना शुरू कर देंगे। आखिर वो दूसरे इलाके से आया हुआ एक नेसेंट सोल वाला दिग्गज था, तो उनका चौकन्ना होना लाजमी था। उसका मकसद कोई फसाद खड़ा करना नहीं था। भले ही उसे ग्रेट येन ट्रू फ्लेम के बारे में और जानकारी चाहिए थी, पर जब तक वो प्रोफाउंड आइस पिल नहीं बना लेता तब तक उसने कोई भी खतरा न उठाने की ठान ली थी। नैनगोंग 1 के ऊपर जो सोल सील कर्स का काला साया मंडरा रहा था, उसे हटाना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। रही बात उस मेड की, तो उसने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बस इतना कह दिया था कि बाहर इंतज़ार करे। तीसरे दिन की सुबह जब वो अपनी साधना में डूबा हुआ था, अचानक उसके चेहरे पर शिकन आई। उसके शरीर से नीली रोशनी कौंधी और कमरे के अंदर धमाके जैसी आवाज़ें होने लगीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। किसी ने अपनी रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल सेंस से उस घर की सुरक्षा दीवारें, रिस्ट्रिक्शन को ऐसे चीर दिया जैसे वो कागज़ की बनी हो, और सीधे उसके शरीर की जांच करने लगा। हानली ने बिना देर किए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस बाहरी हमले को झटके में पीछे ढकेल दिया। लेकिन सामने वाला कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल सेंस हानली जितनी ही ताकतवर थी। ये पक्का कोई लेट नेसेंट सोल का धुरंधर था। इससे पहले कि हानली कुछ सोच पाता या जवाब देता, उसकी कान में एक छोटे बच्चे जैसी सुरीली आवाज़ गूंजी। आवाज़ ने बड़े रौब से बोला, क्या तुम ही कल्टीवेटर हान हो? मैं मास्टर आर्कटिक ड्रैगन हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने की इच्छा रखते हो? हानली का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो वही दिग्गज था जो नॉर्थ नाइट पैलेस का सबसे बड़ा एल्डर था। सुना था कि यह आदमी बहुत ही रहस्यमयी है और उत्तर के इलाके में इसकी तूती बोलती है, पर किसी ने इसे लड़ते हुए नहीं देखा था। लोग कहते थे कि ये रातों रात इस पद पर बैठ गया था। हानली को मामला कुछ अजीब लगा।
पर अपनी आज की ताकत के दम पर उसे किसी भी लेट नेसेंट सोल वाले से डर नहीं था। उसने कलेजा मजबूत किया और अपनी रूहानी आवाज में जवाब दिया, जब मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने खुद न्योता भेजा है तो भला मैं उसे कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। हानली की बात सुनकर मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने खुश होकर खिलखिलाते हुए बोला, ही, बहुत बढ़िया। मेरे जादुई जानवर तुम्हारे पास पहुंचते ही होंगे, बस उनके पीछे पीछे चले आना। तुम्हारे आने से मेरे डेरे की रौनक बढ़ जाएगी। इतना कहते ही सफ़ेद रोशनी चमकी और वो स्पिरिचुअल सेंस हवा में गायब हो गई। हानली तुरंत नहीं उठा। वो अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए बैठा रहा, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो मेड बेचारी नीचे कुर्सी पर बैठी एक जादुई पट्टी जेड स्लिप पड़ रही थी। जैसे ही उसने हानली को उतरते देखा, उसके हाथ पांव फूल गए और वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। हानली ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बस अपना सिर हिलाया और बाहर निकल गया। वो लड़की तो हक्की बक्की रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि माजरा क्या है। उसे क्या पता कि ऊपर की मंजिल पर कैसी दिमागी जंग चल रही थी। जैसे ही हानली बाहर आया, उसे एक पेड़ पर बिल्ली जैसा दिखने वाला जानवर दिखा। उसकी आंखें पीले रंग की तरह दहक रही थीं और उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। हानली ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस छोटे से जीव को गौर से देखा और उसकी अकल चढ़ने चली गई। हानली ने अपने मन में फुसफुसाते हुए बोला, ये तो गोल्ड विंड रैकून है। ये दुर्लभ जानवर हमेशा जोड़े में मिलते हैं और कहते हैं कि इनके छिपने की तकनीक का कोई तोड़ नहीं है। उसने अपनी नज़रों को दूसरे पेड़ पर घुमाया, पर वहां उसे कुछ नहीं दिखा। उस जानवर ने जब यकीन कर लिया कि यही हानली है, तो उसने एक आवाज़ निकाली और तभी बगल वाले पेड़ से सोने जैसी रोशनी चमकी और एक और जानवर प्रकट हो गया। ये वाला पहले वाले से थोड़ा छोटा था। हानली का तो कलेजा मुंह को आ गया। इतनी तगड़ी स्पिरिचुअल सेंस होने के बावजूद उसे उस दूसरे जानवर की आहट तक नहीं मिली थी। उन दोनों जानवरों ने एक दूसरे को देखा और बिजली की फुर्ती से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। हानली ने भी आव देखा न ताव अपने शरीर को नीली रोशनी में लपेटा और हवा को चीरते हुए उनके पीछे हो लिया। पीछा करते करते एक ऐसी घटना हुई कि हानली की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने भाग रहा एक गोल्ड विंड रैकून अचानक हवा में ओझल हो गया। हानली के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ फैलाई, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि अब घिग्गी बनने वाली है। उसने हार नहीं मानी और अपनी नीली आंखों वाली जादुई तकनीक ब्रू एसेंस आइज का इस्तेमाल किया। तब उसे समझ आया कि वो गायब होने वाला जानवर असल में परछाई की तरह दूसरे वाले के बिल्कुल करीब उड़ रहा था। उसे ढूंढने के बाद हानली की सांस में सांस आई। अगर उसके पास कोई ऐसी चीज मंडरा रही होती जिसे वो देख न सके, तो उसका कलेजा कांपता रहता। वो दोनों जानवर बहुत तेज नहीं उड़ रहे थे, इसलिए हानली बड़े मजे से उनके पीछे लगा रहा। रास्ते में उसे बहुत से कल्टिवेटर्स मिले। एक अनजान चेहरा को अपने इलाके में देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए, पर जैसे ही उन्होंने गोल्ड विंड रैकून्स को देखा, वो समझ गए कि ये मेहमान कोई मामूली बंदा नहीं है और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। सच तो यह है कि हानली जैसे नेसेंट सोल वाले दिग्गज के सामने पड़ने की हिम्मत भी किसकी थी। इमारतों और गलियों के बीच से होते हुए वो आखिर में पहाड़ के सामने बने एक विशाल पत्थर के फाटक के पास पहुंच गए। वो फाटक करीब 20 मीटर ऊंचा था और उसमें से पीली रोशनी फूट रही थी। उस पर अजीबोगरीब जादू के अक्षर लिखे थे, जैसे वहां बहुत बड़ी सुरक्षा की घेराबंदी रिस्ट्रिक्शन की गई हो। हानली वहीं रुक गया और अपनी नज़रों से उस फाटक को नापने लगा। वो गोल्ड विंड रैकून्स देखते ही देखते उस भारी भरकम पत्थर के फाटक के आर पार ऐसे निकल गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं। उनका शरीर उस पत्थर में घुल गया और वो ओझल हो गए। हनली तो हक्का बक्का रह गया, मानो उसकी अक्ल चरने गई हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस पत्थर के फाटक पर बिजली सी कड़की और वो एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। सामने एक चकाचौंध से भरा रास्ता दिखाई दिया। उस रास्ते पर पाला ऐसे जमा था जैसे वो कोई बर्फ की गुफा हो। रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंड थी वहां। वो गोल्ड विंड रैकून उस रास्ते के मुहाने पर खड़ा होकर अपनी चमकती आंखों से हनली को ऐसे ताक रहा था जैसे उसके अंदर कोई इंसान जैसी समझदारी बैठी हो। उसी पर दूसरा वाला रैकून भी अपनी लुकाछिपी छोड़कर बाहर निकल आया। तभी हनली के कान में एक हल्की सी हंसी गूंजी। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने बड़े प्यार से फुसफुसाते हुए कहा, कल्टिवेटर हंट, कदम अंदर रखिए। माफ करना भाई, मैं खुद चलकर आपके स्वागत के लिए बाहर नहीं आ पाया। हनली ने अपनी भौहें चढ़ाईं और बिना एक शब्द बोले चुपचाप आगे बढ़ गया। जब उन रैकून ने देखा कि हनली उनके पीछे आ रहा है, तो वो फुर्ती से मुड़े और उस रास्ते में कुलाचे भरने लगे। हनली भी कहाँ कम था, वो उनके पीछे पीछे सटा रहा। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, ठंड इतनी बढ़ गई कि खून जम जाए। अचानक रास्ता सीधा नीचे की तरफ ढलान बन गया। हनली का दिल धक से रह गया। वो पल भर को रुका और फिर नीचे की तरफ गोता लगा दिया।
जितनी देर में कोई बंदा एक कप चाय खत्म करे, उतनी ही देर में हनली उस रास्ते के आखिर में पहुंच गया। उसने देखा कि वो रैकून धुंध से भरे एक बहुत बड़े हॉल में कूद गए हैं। वो हॉल आर पार दिखने वाले पत्थर से बना था, जिस पर बर्फीली रोशनी की लकीरें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉल करोड़ों साल पुरानी जमी हुई बर्फ, मिरियड ईयर प्रोफाउंड आइस से बना हो। जैसे ही हनली ने उस हॉल में कदम रखा, ठंड के मारे उसकी घिग्गी बंध गई और वो कांपने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से बैंगनी लपटें उठी और वो एकदम चंगा हो गया। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने खुश होकर और मजे लेते हुए बोला, तो ये सच है, तुम बहुत ही खतरनाक वाली ठंडी आग पाल रहे हो। हनली की आंखें फटी की फटी रह गईं। हनली ने हड़बड़ाकर और चिल्लाते हुए बोला, ये तो आसमानी बर्फीली आग, सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स है। हॉल के कोनों पर बड़े बड़े खंबे खड़े थे, जिनके बीचों बीच 60 फीट बड़ी नीली कढ़ाई रखी थी। उस कढ़ाई से नीली आग की लपटें निकल रही थीं, जिनसे ऐसी ठंड और अंदरूनी शक्ति का दबाव निकल रहा था जिसे हनली बखूबी पहचानता था। उस कढ़ाई के पीछे से एक साया लहराते हुए बाहर निकला। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने अपनी नीली आंखों से हनली को ताकते हुए हैरानी से बोला, कल्टिवेटर हन, तुम इस आसमानी बर्फीली आग, सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को पहचानते हो? बड़े ताज्जुब की बात है। सामने एक छोटा सा बौना बूढ़ा खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सफेद बाल और नीले कपड़े थे। हनली अब तक संभल चुका था। हनली ने बड़े सलीके से झुककर प्रणाम करते हुए कहा, क्या आप ही दिग्गज मास्टर आर्कटिक ड्रैगन हैं? मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए रौबदार आवाज में बोला, हाँ, मैं ही आर्कटिक ड्रैगन हूँ, पर यह नाम तो हमारे नॉर्थ नाइट पैलेस के बड़े बुजुर्गों की एक पदवी है जो सदियों से चली आ रही है। मेरा असली नाम तो बिरले ही लोग जानते हैं। उसने हाथ हवा में लहराया और एक मंत्र की निशानी से खंबे पर वार किया। हॉल के फर्श से सफेद रोशनी फूटी और बैठने के लिए चटाइयां निकल आईं। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने साधु संतों जैसा सब्र दिखाते हुए नरमी से बोला, वैसे तो मेरे पास मेहमान कम ही आते हैं, इसलिए मेज कुर्सी का इंतजाम नहीं है। उम्मीद है बुरा नहीं मानोगे। हनली ने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए और चटाई पर डेरा डालते हुए कहा, आप तो बहुत ही ज्यादा तमीज दिखा रहे हैं। हम जैसे कल्टिवेटर्स इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। उसने फिर उस बड़ी कढ़ाई को गौर से देखा। उसे समझ आया कि ये कढ़ाई तो काफी हद तक हेवनवुड काउडन जैसी है। उस कढ़ाई ने आग को ऐसे जकड़ रखा था कि बाहर एक कतरा भी नहीं निकल पा रहा था, वरना पूरा हॉल बर्फ का टीला बन जाता। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने सामने बैठकर बड़ी ईमानदारी से बोला, वैसे तो मुझे तुमसे कोई काम नहीं था, पर मेरे मन ने गवाही दी कि तुम वही बंदे हो जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ। हनली ने अपनी उलझन को दबाते हुए धीरे से बोला, आपकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं, तनिक खुलकर बताइए कि माजरा क्या है। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए बोला, भाई हन, घबराओ मत। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुमने बिना किसी दिक्कत के 2 बर्फीले फल आइस स्पिरिट फ्रूट्स डकार लिए थे, पर अब जबकि मैंने देख लिया है कि तुम ठंडी आग के उस्ताद हो, तो मुझे और कोई इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। तुम ही वो धुरंधर हो जिसकी मुझे तलाश थी। हनली के माथे पर बल पड़ गए और हनली ने पूछा, पर आप मुझे ढूंढ काहे रहे थे? मास्टर आर्कटिक ड्रैगन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और भारी आवाज में पूछा, क्या तुम अपनी इस बैंगनी आग का नाम बताओगे? मैंने बहुत सी बैंगनी आग देखी हैं, पर बर्फ जैसी ठंडी आग के बारे में कभी नहीं सुना। तनी रोशनी डालो इस पर। हनली ने अपने शरीर पर लिपटी आग को देखा और झूठ बोलते हुए शांति से कहा, ये तो बस ऐसे ही ऊट पटांग कल्टीवेशन करते करते बन गई। इसका कोई सरकारी नाम नहीं है, बस अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसे प्यूपिक एपिक्स फ्लेम नाम दे दिया है। ये आपकी आसमानी बर्फीली आग सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स के आगे कहाँ टिकेगी? हनली कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जब तक पूरा मामला समझ न आए, वो सच नहीं उगलने वाला था। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है। ये प्यूपिक एपिक्स फ्लेम कई चीजों के मेल से बनी है, इसलिए इसकी ठंड अभी कच्ची है। अगर इसे कायदे से मांजा जाए तो इसकी ताकत बहुत बढ़ सकती है। हैनली के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। हैनली ने चौंकते हुए बोला, इससे भी ज्यादा? मैं तो इसे एक बार साफ कर चुका हूँ, अब ये और कितनी शुद्ध होगी? मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए और गर्व से कढ़ाई की तरफ देखते हुए बोला, लगता है भाई हैन को ठंडी आग की ज्यादा समझ नहीं है। ऐसी आग दुनिया में बहुत कम है, लेकिन रिफाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली आग को छोड़कर हर आग को और ज्यादा खतरनाक बनाने का एक खास तरीका होता है। अब वो कितनी ताकतवर होगी, ये तो बंदे की काबिलियत पर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आसमानी बर्फीली आग सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स की तरह कई गुना बढ़ जाएगी। हैनली की तो जैसे सांस अटक गई। हैनली ने उंगली से एक बैंगनी लपट निकालते हुए हैरानी से पूछा, कई गुना ताकत? आपका मतलब है कि इस आग को और भी ज्यादा निखारा जा सकता है? मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने समझाते हुए बोला, ये आग एक बार तो निखरी है, पर काम अभी अधूरा है। क्या तुमने इसे अपनी अंदरूनी शक्ति के जोर से दबाकर यहाँ तक पहुँचाया है? ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। इसमें शक्ति बहुत बर्बाद होती है और आग का बस एक छोटा सा हिस्सा ही साफ हो पाता है।
हैनली ने रुककर उस बौने बूढ़े को देखा और बोला, आपकी सीख के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब ये तो बताइए कि आपको मुझसे काम क्या है। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने अपनी बात जारी रखते हुए पूछा, उससे पहले एक बात बताओ, इस आसमानी बर्फीली आग सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, पर तुमने इसे देखते ही पहचान लिया। क्या पहले कहीं इसे देखा है? हैनली का दिल जोर से धड़का, पर उसने चेहरा सपाट रखा। हैनली ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला, मैंने किसी पुरानी किताब में इसके बारे में पढ़ा था, बस वही याद रह गया। उसे शक था कि नॉर्थ नाइट पैलेस का नाता कहीं हेवन व्यूड हॉल से तो नहीं, इसलिए उसने सच दबा लिया। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने हंसते हुए बोला, लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा था, ये आग तो सिर्फ हमारे नॉर्थ नाइट पैलेस की जागीर है। खैर, अब सच सुन लो, जैसा कि तुम समझ ही गए होगे, मुझे तुम्हारी इस बर्फीली आग की मदद चाहिए। इतना कहकर बूढ़ा चुप हो गया और हैनली को एक अजीब नज़र से देखने लगा। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने रहस्यमयी ढंग से पूछा, भाई हैन, मेरी ताकत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें मुझमें और बाकी नैसेंट सोल के दिग्गजों में कोई फर्क दिखता है? हैनली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उसे ऊपर से नीचे तक नापा। हैनली ने हिचकिचाते हुए बोला, आप नैसेंट सोल के आखिरी लेवल पर तो हैं, पर आपकी अंदरूनी शक्ति और समझ बाकी धुरंधरों से कहीं ज्यादा है। आप थोड़े अलग तो हैं। मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने शांति से खुलासा किया, मैं नैसेंट सोल के एकदम शिखर पर हूँ। समझो कि भगवान बनने वाले दर्जे डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से बस आधा कदम दूर। मैं यहाँ पिछले 300 सालों से कुंडली मार के बैठा हूँ। बहुत सी दवाइयाँ और गुप्त तरीके आजमा कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा ये हुलिया भी उन दवाइयों को पागलों की तरह खाने का नतीजा है। हैनली को झटका लगा। हैनली ने बात पकड़ते हुए बोला, तो ये बात है, क्या आपने अगले लेवल की कुछ शक्तियाँ हासिल कर ली हैं? मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने चहकते हुए बोला, इस शक्ल की वजह से मैं लोगों के सामने नहीं आता और अपनी गुफा में डेरा डालकर बैठा रहता हूँ, ताकि उस आखिरी दीवार को तोड़ सकूं। बरसों की सिर खपच्ची के बाद मुझे पुरानी किताबों में एक रास्ता मिला है। इसमें उस आखिरी अड़चन को पार करने की 30% उम्मीद है। हैनली ने सवाल दागते हुए बोला, तो क्या आपको किसी बहुत ही ठंडी आग का सहारा चाहिए? पर आपके सेक्ट में तो बर्फ वाली टेक्निक इस्तेमाल करने वाले ढेरों लोग होंगे। किसी एल्डर को क्यों नहीं पकड़ लेते? मेरे पीछे काहे पड़े हो? मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने जोश में भरकर बोला, इस काम के लिए 5 अलग अलग नैसेंट सोल वाले बंदे चाहिए, जिनके पास अलग अलग तरह की बर्फीली आग हो। हमारे पास 2 बंदे तो सेक्ट के ही हैं, 2 मैंने बाहर से जुगाड़ लिए। बस 5वें बंदे की तलाश में सालों से भटक रहा था और आज वो तलाश तुम पर आकर खत्म हुई। हनली ने लंबी सांस खींचकर हैरानी जताते हुए पूछा, 5 अलग अलग जमा देने वाली बर्फीली लपटें? ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। ये काम सिर्फ तुम्हारा सेक्ट ही कर सकता है, क्योंकि किसी और के पास इतने सारे पाले को काबू करने वाले धुरंधर नहीं होंगे। वैसे ये नुस्खा सिर्फ उन लोगों पर काम करेगा जो बर्फ वाली खेती यानी आइस एट्रीब्यूटेड कल्टीवेशन टेक्निक जानते हैं। बाकी 4 में से 3 खिलाड़ियों के पास भी बर्फ की ही ताकत है। बस तुम और एक दूसरा बंदा ऐसे हो जिसे इत्तेफाक से ये बर्फीली आग मिल गई है। हनली की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने साफ साफ पूछते हुए बोला, तो फिर तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? भले ही मुझे नहीं पता कि मेरा इसमें क्या रोल है, पर इतना तय है कि इसमें मेरी जान का जोखिम है और शरीर की पूरी ताकत भी निचोड़ ली जाएगी। आर्कटिक ड्रैगन ने खुश होकर चेहरे पर चमक लाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी एक हरी खरी बात पसंद आई। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो बेझिझक बोल डालो। मैं अपने नाम शी की कसम खाकर कहता हूं कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूंगा। हनली ने उसकी बात सुनकर एक टेढ़ी मुस्कान बिखेरी। हनली ने मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे की बात की, भाई शी, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करता। मुझे इस तरक्की वाले नुस्खे यानी ब्रेक थ्रू मेथड की पूरी जानकारी चाहिए। अगर खतरा मेरी बर्दाश्त के बाहर नहीं हुआ तभी मैं हाथ बढ़ाऊंगा, वरना तुम कितना ही बड़ा लालच क्यों न दे दो, मैं टस से मस नहीं होने वाला। और हाँ, इनाम के तौर पर यह जादुई नुस्खा यानी सीक्रेट टेक्निक तो मैं रखूंगा ही। आर्कटिक ड्रैगन ने पूरे भरोसे के साथ छाती ठोककर बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं पक्का कहता हूं कि इससे तुम्हें या बाकी किसी को रत्ती भर का खतरा नहीं होगा। हाँ, शरीर की थोड़ी बहुत ताकत तो खर्च होगी ही, उसमें कोई शक नहीं है। हनली ने अपनी अगली मांग रखते हुए बोला, वो तो मैं देख लूंगा। इसके अलावा तुम्हें पता ही है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे दवाई बनाने के लिए कुछ बर्फ के फूल यानी प्रोफाउंड आइस फ्लावर चाहिए। हालांकि मैंने फेरी बाई से कह दिया है, पर अगर तुम भी हामी भर दो तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। आर्कटिक ड्रैगन ने हंसते हुए दरियादिली दिखाते हुए बोला,
ये तो मामूली सी बात है। मैं अभी अपने पूरे महल के चेलों को काम पर लगा देता हूँ। वे पाताल से भी खोज कर वे फूल ले आएंगे। हनली ने एक और शर्त जड़ते हुए बोला, एक बात और, मुझे वो बर्फ की आग जमकाने वाली विधि यानी आइस फ्लेम रिफाइनमेंट टेक्निक भी चाहिए जिसके बारे में तुमने बताया था। मैं उससे अपनी बैंगनी आग यानी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स की ताकत बढ़ाना चाहता हूँ। आर्कटिक ड्रैगन ने तुरंत हामी भरते हुए बोला, मंजूर है। हनली ने अपनी आखिरी शर्त रखते हुए बोला, रही बात मेरी आखिरी शर्त की, तो मुझे तुम्हारे खजाने वाली किताबों की जगह यानी रिकॉर्ड स्टोरेज को खंगालना है। सुना है तुम्हारा महल पुराने जमाने का बहुत बड़ा ठिकाना है। आर्कटिक ड्रैगन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, चले जाना। हनली ने एक संतोष भरी मुस्कान के साथ बोला, भाई शी, तुम तो बड़े ही साफ दिल के निकले। वक्त आने पर मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। आर्कटिक ड्रैगन ने खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, भाई हान, जरा रुको, मैं अभी तुम्हें वो आग वाली विधि लिख कर दे देता हूँ। उसने अपने थैले से एक सफ़ेद पत्थर की पट्टी यानी जेड स्लिप निकाली और उसमें सब कुछ दर्ज करने लगा। हनली चुपचाप खड़ा होकर अपनी जीत पर मन ही मन मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर में आर्कटिक ड्रैगन ने काम पूरा किया और 2 पत्थर की पट्टियां और एक लॉकेट यानी जेड पेंडेंट हनली की तरफ बढ़ा दिया। हनली ने हाथ बढ़ाकर उन तीनों चीजों को लपक लिया। आर्कटिक ड्रैगन ने चेहरा सख्त करके चेतावनी देते हुए बोला, दूसरी पट्टी में तरक्की करने वाला वो नुस्खा है जिसे मैंने खुद खोजा है, पर याद रखना कि ये सिर्फ नेसेंट सोल के आखिरी पायदान वाले दिग्गजों के लिए है। रही बात उस लॉकेट की, तो ये हमारे पुराने ग्रंथों वाले कमरे यानी हिडन स्क्रिप्चर मैबिलम में घुसने की चाबी है। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, वहाँ बहुत सारे ऐसे पुराने रिकॉर्ड हैं जिन पर पहरा लगा है। तुम उनकी नकल नहीं उतार सकते। तुम्हें सब कुछ अपने दिमाग में ही बैठाना होगा। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। उसके बाद मैं ये लॉकेट वापस ले लूंगा। कोई ऐतराज? हनली ये सुनकर सन्न रह गया और हाथ में पकड़े लॉकेट को देख एक फीकी मुस्कान से बोला, सिर्फ 10 दिन? अब जब मैंने ये चीजें ले ही ली हैं तो वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बात और भी साफ तरीके से रखता। आर्कटिक ड्रैगन ने एक शातिर मुस्कान के साथ हनली को देखते हुए बोला, जो हो गया सो हो गया। इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। हनली ने हंसते हुए और खड़े होकर बोला, अब जब सौदा तय हो ही गया है तो मैं मुकरूंगा नहीं। मैं जरा तुम्हारे उस ग्रंथों वाले कमरे का चक्कर लगाकर आता हूँ। अगर उन बर्फ के फूलों का कुछ पता चले तो मुझे वहीं खबर भिजवा देना। आर्कटिक ड्रैगन ने भी खड़े होकर शिष्टाचार दिखाते हुए बोला, माफ करना भाई, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आ सकता। मुझे बाकी लोगों को तुरंत इकट्ठा करना है। अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो कुछ दिन यहीं डेरा डालो। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई यानी कल्टीवेशन के लिए कुछ भी चाहिए तो मेरी छोटी बहन बाई से कह देना। मैं उसे बोल दूंगा कि वो तुम्हारी हर संभव मदद करेगी। हनली ने हाथ जोड़कर सलाम किया और बिजली जैसी नीली रोशनी की लकीर बनकर वहां से उड़ गया। जैसे ही हान ली के ओझल हुआ, आर्कटिक ड्रैगन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अचानक हॉल के 2 खंभों से रोशनी फूटी और एक मर्द और एक औरत बाहर निकल आए। वो मर्द कोई 40 साल का सीधा साधा दिखने वाला पढ़ा लिखा विद्वान लग रहा था, जिसने नीले कपड़े पहने थे। औरत कोई 20 साल की थी, सफ़ेद कपड़ों में बहुत खूबसूरत, पर उसका चेहरा इतना सफ़ेद था जैसे कि वो आर पार दिखने वाला यानी ट्रांसलूसेंट हो। उस विद्वान जैसे आदमी ने माथे पर बल डालकर चिंता जताते हुए बोला, बड़े भाई, हमने अभी तक उसकी बैंगनी आग को परख कर नहीं देखा है। अगर वो कमजोर निकली तो क्या होगा? सारा खेल गुड़ गोबर हो जाएगा। आर्कटिक ड्रैगन ने एक लंबी आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो बैंगनी आग थोड़ी मिलावटी लगती है, पर उसमें आसमानी बर्फीली आग यानी सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स का अंश है। वो कमजोर नहीं होगी और हमारे पास अब सब्र करने का वक्त नहीं है। अगर आज जोखिम नहीं लिया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। उस विद्वान ने अपनी घबराहट जाहिर करते हुए बोला, क्या बड़े भाई की उम्र का आखिरी पड़ाव वाकई करीब आ गया है? जहां तक मुझे पता है, शैतानों की घाटी यानी मिरियड डीमन वैली फिर से कुंडली मारकर बैठ गई है। हमारे चेलों ने टापू के बाहर छोटे मोटे शैतानों के निशान देखे हैं, और तो और कई पुरानी और नए चेलों के शरीर पर बड़े शैतानों ने कब्जा कर लिया है। आपके कहने पर हम उन पर चोरी छिपे नजर रख रहे हैं। आर्कटिक ड्रैगन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई और उसने शांति से बोला, अभी उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। 1000 साल बाद शैतान फिर से हमला करने की फिराक में है, ये तो होना ही था। इसमें डरने वाली क्या बात है? विद्वान ने हिचकिचाते हुए फिर से बोला, पर बड़े भाई, आप अपनी तरक्की यानी ब्रेक थ्रू की कोशिश करने जा रहे हैं। क्या ये जान जोखिम में डालना नहीं है? क्या शैतानों को खदेड़ने के बाद ये काम करना बेहतर नहीं होगा? आर्कटिक ड्रैगन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बड़े ही आराम से बोला, खदेड़ना?
इसमें कितना वक्त लगेगा? जब भी वे हमला करते हैं 10-12 साल तक घेरा डाले रहते हैं। मेरी जिंदगी के बस कुछ साल बचे हैं। ऊपर से भाई माँ और ली भी आ रहे हैं, और भाई हान तो पहले से ही यहाँ है। तुम्हें क्या लगता है, जब शैतान हमला करेंगे तो क्या ये दिग्गज हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तभी उस सफेद कपड़ों वाली औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, पर हमारी बर्फ का असली अर्क यानी ग्लेशियल क्विंटेसेंस तो वो गद्दार लेकर भाग गया। हम ये बात सबको बता क्यों नहीं देते? हम इन शैतानों के हमले का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आर्कटिक ड्रैगन ने गहरी सांस ली और पास रखे एक बड़े कढ़ाहे यानी कॉल्ड्रन को देखने लगा, जिसमें नीली आग जल रही थी। उसने समझाते हुए बोला, तुम्हारी अक्ल चरने गई है क्या? अगर हमने ये बात बाहर फैला दी तो हमारे इस महान सेक्ट की साख मिट्टी में मिल जाएगी। और शैतान ये यकीन क्यों करेंगे कि हमारे पास वो अर्क नहीं है? ये ढिंडोरा पीटना बेकार है। तुम जानती हो कि 10,000 साल का वक्त पूरा होने वाला है, और अब उस महल की बर्फ की गुफाएं यानी आइस जेड केव्स खुलने वाली हैं। किस्मत रही तो हमें नया अर्क मिल जाएगा। बाहर की दुनिया को लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक बोतल है, पर सच तो ये है कि हमारी पीढ़ियां उसी के दम पर अपनी 3 महान बर्फीली आग को जिंदा रखे हुए हैं। शुक्र है कि वो बोतल तब चोरी हुई जब गुफाएं खुलने का वक्त करीब है, वरना हमारे चेलों की तो घी बंध जाती और वे अपनी आग को कभी निखार नहीं पाते। विद्वान ये सुनकर बस एक फीकी मुस्कान ही दे पाया। तभी आर्कटिक ड्रैगन ने बात पलटते हुए बोला, तुम्हारी काली बर्फ की आग यानी ब्लैक आइस फ्लेम्स और बर्फीले पक्षी वाली आग यानी आइस फीनिक्स फ्लेम्स कमजोर पड़ गई हैं। जब नया अर्क मिल जाए तो कुछ बूंदें लेकर उन्हें फिर से ताज़ा कर लेना, इससे मेरी तरक्की की उम्मीद और बढ़ जाएगी। विद्वान ने खुशी से झूमते हुए बोला, बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कि उस ठंडी और शांत औरत के चेहरे पर भी खुशी की एक हल्की सी लकीर खिंच गई। आखिरकार वो अर्क कोई मामूली चीज नहीं थी, वो तो सबकी जान थी। आर्कटिक ड्रैगन ने आदेश देते हुए बोला, बहन बाई, तुम वापस जाओ और अपनी छोटी बहन यावी से इस हान ली के बारे में पूरी कुंडली निकालो। ये बंदा 10 साल पहले उस कुनवू महल के कांड में शामिल था। वहां बड़े बड़े सूरमा के पांव उखड़ गए और मारे गए, पर ये जिंदा बच निकला। ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। उस सफेद कपड़ों वाली औरत ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मैं समझ गई, मैं अपनी छोटी बहन से इस बारे में पूछूंगी। आर्कटिक ड्रैगन ने तसल्ली से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। वे दोनों तुरंत रोशनी की लकीर बनकर वहां से रफू चक्कर हो गए। आर्कटिक ड्रैगन अकेला खड़ा उस कढ़ाहे को ताकता रहा और अपने आप में कुछ बुनबुदाने लगा। अगर वहां कोई होता तो उसे साफ सुनाई देता कि वो क्या कह रहा था। आसमानी खाली कढ़ाहा यानी हेवन वॉइड कॉल्ड्रन। हन ली अब एक ऐसे विशाल गुफा वाले कमरे में खड़ा था जहां चारों तरफ हरे पत्थर यानी जेड की 10-10 फीट ऊंची सीढ़ियां बनी हुई थीं। उसकी अक्ल घास चरने चली गई थी और वो एकदम भौंचक्का होकर सब देख रहा था। वे सीढ़ियां कम से कम 300 मीटर चौड़ी थीं और हर सीढ़ी पर रंग बिरंगी रोशनी वाली रुकावटें यानी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थीं। इन रुकावटों के घेरे के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी जानकारियों वाली पट्टियां यानी जेड स्लिप सजी हुई थीं। कमरे के दूसरे छोर पर ऊपर जाने का रास्ता था और ऐसा लगता था जैसे हर मंजिल को बहुत ही भारी और ठोस पत्थर से अलग किया गया है। हन यिन ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए एक ठंडी सांस ली और पास ही खड़े एक बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा जिसने सेक्ट के कपड़े पहन रखे थे। हन ली ने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या यही इस महल का हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन है? उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुकाकर इज्जत देते हुए जवाब दिया, सीनियर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस जगह की 7 अलग-अलग मंजिलें हैं। हर मंजिल पर पुरानी यादों के रिकॉर्ड जमा हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उतनी ही नायाब चीजें आपको मिलेंगी। हर मंजिल पर एक पर्दा लगा है ताकि कोई चेला गलती से गलत जानकारी वाली पट्टी न उठा ले। जब भी सीनियर को वापस नीचे आना हो तो बस हुक्म दीजिएगा, मैं बाहर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। उस बूढ़े के शरीर से साफ पता चल रहा था कि वो कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि एक दिग्गज कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है। हन ली ने अपना सिर हिलाया और रुतबे के साथ बोला, मैं समझ गया, अब तुम बाहर जा सकते हो। उस बूढ़े ने जी हुजूर कहा और पत्थर का भारी दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला गया। अब हन ली उस कमरे में एकदम अकेला था। उसने बिना कोई देर किए एक चमकती हुई रुकावट के पास जाकर अपना हाथ हवा में लहराया। एक हल्की सी आवाज़ हुई और वो चमकता घेरा कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उसके नीचे 3 छोटी पट्टियां रखी थीं। हन ली ने उन्हें अपने हाथ में लिया और अपना होशो हवास यानी स्पिरिचुअल सेंस उनके अंदर डाल दिया ताकि वो उन्हें पढ़ सके।
जिस समय हन ली उन पट्टियों को खंगालने में जुटा था, ठीक उसी वक्त प्योर फोकस पवेलियन की दूसरी मंजिल पर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी दो औरतें खुसर-फुसर कर रही थीं। एक का नाम बाई याओई था और दूसरी वही थी जो पहले मास्टर आर्कटिक ड्रैगन से बात कर रही थी। दोनों की शक्लें काफ़ी मिलती-जुलती थीं, लेकिन एक की खूबसूरती बहुत ही नर्म थी, तो दूसरी बर्फ जैसी ठंडी और बेरुखी दिख रही थी। बाई याओई खिड़की के पास खड़ी थी, उसका एक हाथ खिड़की पर था और दूसरा उसके बालों से खेल रहा था। उसके माथे पर बल थे और वो थोड़ी चिढ़ी हुई लग रही थी। बाई याओई ने झुंझलाते हुए अपनी बात रखी। दूसरी बहन, मैंने पहले ही बताया है कि मैं कल्टीवेटर हन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती। वो खुद को दूर देशों का कल्टीवेटर कहता है, पर इन सिफ्टिंग सेक्ट और एंडलेस स्काई टेम्पल वाले कहते हैं कि वो हेवनली साउथ से आया है। उसकी ताकत किसी नैसेंट सोल कल्टीवेटर के आखिरी पायदान जितनी है, और उसने तो इन यांग केव में सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड का भी डटकर मुकाबला किया था। मुझे ये भी पक्का पता नहीं कि वो कुनवू माउंटेन से जिंदा बचकर कैसे निकल आया। उस दूसरी औरत की आवाज मीठी तो थी, पर उसमें कोई जज्बात नहीं थे, जैसे कलेजे में बर्फ जमी हो। उस दूसरी औरत ने रुखाई से कहा, सातवीं बहन, बुरा मत मानना पर यह बात गले नहीं उतरती कि हेवनली साउथ जैसी पिछड़ी जगह का कोई मामूली बंदा इतनी बड़ी ताकत कैसे रख सकता है। बाई याओई को उसकी इस रुखाई का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन की कल्टीवेशन ही ऐसी है जिसने उसे पत्थर दिल बना दिया है। पर बार बार हन ली के बारे में पूछने से उसका सब्र जवाब दे रहा था। बाई याओई खिड़की से दूर हटते हुए बोली, मैं बस उससे थोड़ी देर के लिए मिली थी जब मैं पिछली बार सेक्ट से बाहर गई थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। जो भी कहा है सच कहा है। आखिर माजरा क्या है? ग्रैंड एल्डर अचानक इस कल्टीवेटर हन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? उस सफेद कपड़े वाली औरत ने सपाट चेहरे के साथ खुलासा किया, ये वही शख्स है जिसे सीनियर आर्कटिक ड्रैगन काफी समय से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसके पास बहुत ही ठंडी आग यानी एक्सट्रीम कोल्ड फ्लेम की ताकत है। वैसे तुमने पहले कभी इस बंदे का जिक्र क्यों नहीं किया? बाई याओई ने जवाब दिया, मैं उससे 10 साल पहले कुनवू माउंटेन पर मिली थी। मुझे क्या पता था कि वो उस पहाड़ से जिंदा बचकर वापस आएगा भी या नहीं, तो फिर फालतू में उसका नाम लेने का क्या फायदा था? उस दूसरी औरत ने बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं पूछूंगी। अगर उस कल्टीवेटर हन के पास इतनी तगड़ी ताकत है तो उसे अपने पाले में लेना ही बेहतर होगा। हमें उसकी आग की ताकत की परख करनी ही होगी। बाई याओई ने बिना मन के कहा, ठीक है, समझ गई, मौका मिलते ही मैं इस बारे में देखूंगी। ये सुनकर वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप नीचे चली गई। बाई याओई ने उसे खिड़की से उड़ते हुए जाते देखा, पर उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और हनली को उस हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन में बैठे बैठे 8 दिन हो गए थे। उसने बहुत सी काम की और मज़ेदार पट्टियां पढ़ ली थीं, जिनसे उसे बहुत जानकारी मिली, पर अभी तक वो सिर्फ तीसरी मंजिल तक ही पहुंच पाया था। हनली को ये सोचकर मलाल हो रहा था कि शायद उसके पास चौथी मंजिल तक जाने का वक्त नहीं बचेगा। उसी वक्त वो एक ऐसी पट्टी पढ़ रहा था जिसमें पुराने जमाने की जड़ी बूटियों का कच्चा चिट्ठा लिखा था। तभी अचानक आग की एक लकीर कमरे के अंदर घुस आई। हनली पहले तो सकपकाया, फिर झट से उस आग की लकीर को पकड़ लिया। वो एक जलता हुआ संदेश पहुंचाने वाला कागज था, यानी वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मन। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने वो पट्टी मेज पर रखी और तुरंत बाहर की तरफ उड़ चला। थोड़ी ही देर में वो एक नीली चमक के साथ प्योर फोकस पवेलियन के सामने जा उतरा। वहां सफेद कपड़ों में एक हसीन औरत उसका इंतजार कर रही थी। हनली ने बाई याओई के सामने आते ही बेताबी से पूछा, कल्टीवेटर बाय, क्या ये सच है कि तुम्हें वो बर्फीला फूल यानी प्रोफाउंड आइस फ्लावर मिल गया है? बाई याओई ने हनली को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, जी बिल्कुल, मुझे लगा था कि इसे ढूंढने में कम से कम महीना भर लगेगा, पर आपने तो ग्रैंड एल्डर को ही काम पर लगा दिया। जब इतने सारे लोग एक साथ किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, तो वो जल्दी मिल ही जाती है। हनली ने अपनी खुशी को काबू करते हुए कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, चलो फिर जल्दी वहां चलते हैं। बाई याओई मुस्कुराई और बोली, मैं इसीलिए यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, पर वो जगह नॉर्थ नाइट आइलैंड की सरहद से काफी बाहर है, वहां पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। हनली ने जोर का ठहाका लगाया और बेबाकी से बोला, इतनी सी बात, अगर मुझे वो फूल मिल जाए तो मैं साल भर का सफर करने को भी तैयार हूँ, चलो निकलो फिर। बाई याओई बस मुस्कुराती रही और दोनों बिना एक पल गंवाए शहर की सरहदें पार कर उत्तर की दिशा में निकल पड़े। रास्ते में बाई याओई ने उस जगह का पूरा हाल सुनाया। हनली ने
हैरानी से पूछा, क्या वो जगह गुस्से वाले जंगली जानवरों यानी स्नो रेज बीस्ट्स का डेरा है? बाई याओई ने सिर हिलाकर बताया, हाँ, जिस चेले ने उस जमी हुई बर्फ यानी मायरिएडिया प्रोफाउंड आइस को ढूंढा था, वो थोड़ा लापरवाह हो गया और उन जानवरों की नज़र में आ गया। उन्होंने उसे 50 किलोमीटर तक पीछा किया और उसे इतना अधमरा कर दिया कि उसकी घिघी बंद गई थी। वो तो बस मरते मरते बचा। हनली ने मजे लेते हुए पूछा, अच्छा तो फिर उन जानवरों का लेवल क्या है? बाई याओई ने हंसते हुए कहा, शायद आपको सुनकर मायूसी हो, पर वे बस छठे दर्जे यानी ग्रेड 6 के जानवर हैं। आपके सामने तो उनकी कोई बिसात नहीं है। हनली हल्का सा हंसा और बोला, तब तो उन्हें जिंदा पकड़ने का कोई तुक नहीं बनता। बाई याओई ने माहौल को थोड़ा संजीदा करते हुए कहा, पर एक बात याद रखिएगा, इस टापू के बाहर पूरा इलाका बर्फीला समुद्र है, जहां दानव जानवरों का राज है। हम टापू से जितना दूर जाएंगे उतने ही खतरनाक और ऊंचे दर्जे के दानव मिलेंगे। वैसे तो कुछ दिनों के सफर में 8वें दर्जे का दानव नहीं मिलना चाहिए, पर उस समुद्र की गहराई में 10वें दर्जे के भी ऐसे खतरनाक दानव कुंडली मारे बैठे हैं जिनके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ तक कि हमारे पुराने ग्रैंड एल्डर ने एक बार 10वें दर्जे की बर्फीली चिड़िया यानी आइस फीनिक्स को देखा था, जिसके खून में पुराने जमाने की ताकत थी। वो अकेली ही पूरे महल का गुड़गोगा करने के लिए काफी है। हनली का कलेजा ये सुनकर एक पल के लिए मुंह को आ गया और उसने हैरानी से पूछा, 10वें दर्जे की आइस फीनिक्स? बाई याओई ने तसल्ली देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उन ताकतवर दानवों के साथ एक समझौता कर रखा है। जब तक हम उन बड़े दानवों को नहीं छेड़ते, वे इस टापू के आसपास नहीं भटकते। हालांकि छोटे मोटे दानवों पर यह नियम लागू नहीं होता। हमारे महल पर जितने भी हमले हुए हैं, वे सब बाहर के दानवों ने किए हैं। अगर इस बर्फीले समुद्र के असली दानव अपनी पर आ जाएं, तो हमारा महल कब का मिट्टी में मिल गया होता। बस इसी समझौते की वजह से हमारा सेक्ट आज फल फूल रहा है। हनली के चेहरे पर फिर से वही पुरानी बेफिक्री लौट आई और उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो ये बात है, यानी हमारे इस छोटे से सफर में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बाई याओई ने अपना सिर झटकते हुए कहा, कह नहीं सकते, समझौता अपनी जगह है, पर कभी कभी कोई सिरफिरा बड़ा दानव इधर आ ही जाता है। हर साल हमारे कुछ चेले इन्हीं के लपेटे में आ जाते हैं, इसलिए अपनी अकल ठिकाने रखकर चलना ही ठीक रहेगा। हनली ने नीचे बिछे हुए सफेद ग्लेशियरों को देखा और बेरुखी से बोला, पर यह सफर तो बस कुछ ही दिनों का है, इतनी जल्दी हमारी किस्मत हमारा साथ कैसे छोड़ देगी? इतना कहते ही हनली के शरीर से नीली रोशनी निकली और उसकी रफ्तार एकदम से बढ़ गई। बाई याओई तो बस बातों का चस्का ले रही थी, पर जैसे ही हनली आगे बढ़ा, उसने भी अपनी ताकत झोंक दी और उसके पीछे पीछे हो ली। रास्ते में उन्हें ना तो कोई बड़ा दानव दिखा, ना ही छोटे दानवों ने कोई अड़चन डाली। 3 दिनों तक बिना रुके लगातार उड़ते हुए वे आखिर में एक बहुत बड़ी और गहरी बर्फीली खाई के पास पहुंच गए। हानली ने उस पाताल जितनी गहरी बर्फीली खाई को घूरते हुए और माथे पर बल डालते हुए बोला, तो क्या बर्फ की शैतानी स्नो रेज बीस्ट इसी मौत के बिल में कुंडली मारकर बैठे हैं? वहां से हाड़ कपा देने वाली बर्फीली हवाएं ऐसे निकल रही थी जैसे कोई नागिन फुफकार रही हो। पास में खली बाई याओई ने बड़े रौब से चारों तरफ देखा। बाई याओई ने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही पकड़े हो, यही वो जगह है। हानली ने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए बोला, चलो फिर आज इनका डेरा उखाड़ते और देखते हैं कि ये बाहर कैसे नहीं आते। हानली ने तुरंत अपने हाथों से एक जादू का घेरा बनाया। उसका पूरा शरीर बिजली की तरह चमकने लगा और देखते ही देखते उसके सामने तारों जैसे छोटे छोटे गोले उभरे, जो पलक झपकते ही कड़कड़ाते हुए धधकते हुए अंगारे बन गए। हानली ने अपनी आस्तीन झटकते हुए हुंकार भरी, जाओ और तबाही मचा दो। आग की एक पूरी दीवार उन अंगारों को लपेटे में लेकर खाई के अंदर घुस गई और देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। दोनों की आंखें पत्थर की तरह उस गहराई पर टिक गई थीं, पर काफी देर बीत गई और नीचे सन्नाटा ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उन आग की गोलों के फटने का कोई खुटका तक नहीं सुनाई दिया। हनली ने हैरानी से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बोला, ये तो बस रैंक 6 के मामूली जानवर हैं। इनकी इतनी मजाल कि मेरे आग के गोलों को बिना आवाज किए डकार जाएं। लगता है नीचे किसी बड़े दिग्गज ने डेरा डाल रखा है। बाई याओई ने गंभीर होकर चिंता जताते हुए बोला, हो सकता है। मेरे चेले की तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। उसने तो बस दूर से ही उस बर्फीले फूल प्रोफाउंड आइस फ्लावर की झलक देखी थी और इन स्नो रेज बीस्ट को देखकर उसके पांव उखड़ गए थे। हानली को अपने कीड़ों पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि अगर ये सब मिलकर हमला करें तो रैंक 8 के जानवर की भी घीघी बंध जाए। थोड़ी ही देर में नीचे से लड़ने भिड़ने की आवाजें आने लगी और धीरे धीरे वो शोर ऊपर आने लगा। हानली ने अपने होंठ भींचे और चुपचाप अपनी आस्तीन से सोने की लकीरें आजाद की। वो सोने की 12 तलवारें थीं, जो हवा में ही रुक गईं और अपनी चमक से आंखों को चौंधियाने लगी। बाई याओई ने मुस्कुराते हुए बोला,
लगता है आज इन जानवरों की शामत आने वाली है। तभी नीचे से कलेजा चीर देने वाली दहाड़े सुनाई दी और सफ़ेद धुंध का गुबार ऊपर आया। उस धुंध के साथ 8 बर्फ के ऐसे सफ़ेद शेर जैसे जानवर बाहर भागे। वो इतने डरे हुए थे जैसे साक्षात मौत उनके पीछे पड़ी हो। यही वो स्नो रेज बीस्ट थे। हानली ने बिना देर किए अपनी तलवारों को इशारा किया और वो तलवारें बिजली की रफ्तार से लपक कर उन जानवरों के सामने पहुंच गईं। इससे पहले कि वो जानवर अपना होशो हवास संभाले, तलवारों ने उन्हें बीच से चीर दिया। उनकी चीखें गूंजी और उनकी लाशें वापस उसी गड्ढे में जा गिरीं। तभी एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि धरती हिल गई और एक बड़ा धमाका हुआ। नीचे से बहुत तेज हवा का झोंका आया और हानली ने आंखें सिकोड़कर देखा तो सामने 10 मीटर ऊंचा एक गुस्सैल शैतान खड़ा था। वो दिखने में तो उन शेर जैसे जानवरों जैसा ही था, पर उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और शरीर बहुत ही भीमकाय था। बाई याओई ने डर के मारे चीखकर बोला, अरे बाप रे, ये स्नो रेज बीस्ट नहीं है, ये तो एक बर्फ का जिन, आइस फी है। इतना ताकतवर जानवर यहाँ क्या कर रहा है? हानली ने बस अपनी पलकें झपकाईं और कुछ नहीं किया। तभी उसके वो 12 कनखजूर बाहर निकले और उस चांदी जैसे बालों वाले शैतान पर बर्फीली धुंध थूकने लगे। वो जानवर रैंक 7 का था और उसे उन कीड़ों का कोई डर नहीं था, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में पागल हो गया। हानली ने अपनी भौहें चढ़ाईं और नाक सिकोड़कर बोला, बहुत अकड़ दिखा रहा है, अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूं। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और उसकी नीली तलवारें उस शैतान की तरफ बढ़ने लगीं। बाई याओई ने उसे रोकते हुए बोला, जरा रुको, ये आइस फींड बहुत ही कीमती और दुर्लभ जानवर है। अगर इसे जिंदा पकड़ लें तो मेरे बहुत काम आएगा। हानली ने प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ही इसे पकड़कर तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। इतना कहकर उसने अपने मुंह से बैंगनी आग का एक गोला उगला। वो आग पल भर में एक चिड़िया की शक्ल में बदल गई और चहचहाते हुए उस आइस फींड की तरफ उड़ी। जैसे ही उस चिड़िया को आते देखा, वो बहादुर कनखजूर भी डर के मारे तितर-बितर हो गए। उस आइस फींड में भले ही इंसानों जैसी समझ ना हो, पर वो इतना तो समझ गया कि ये बैंगनी चिड़िया उसका गुड़ गोबर कर देगी। उसने तुरंत हवा का बवंडर बनाया और वहां से 9-2-11 होने की कोशिश की। हानली ने एक ठंडी हुंकार भरी और उसकी आंखों में एक चमक सी कौंधी। हानली ने अपने होशो हवास की ताकत से उस पर दिमागी कांटा सोलफ्राइट थॉर्न चला दिया। उस जानवर को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों सुइयां चुभ गई हों और वो तड़प कर नीचे गिर पड़ा। मौका पाकर उस बैंगनी चिड़िया ने उसे घेर लिया और एक जोरदार कड़ाके की आवाज के साथ बैंगनी धुन ने उस आइस फींड को चारों तरफ से लपेटे में ले लिया। फिर वो चिड़िया वापस हानली के शरीर में समा गई। जब धुन छटी तो वहां 30 मीटर ऊंचा बैंगनी बर्फ का एक पहाड़ जैसा टुकड़ा पड़ा था, जिसके अंदर वो आइस फींड कैद हो चुका था। वो तूफान भी थम गया और सन्नाटा छा गया। बाई याओई ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी शक्ति से एक बड़ा सफेद हाथ बनाया और उस बर्फ के टुकड़े को अपने पास खींच लिया। बाई याओई ने मीठी मुस्कान के साथ बोला, ब्रदर हान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरा काम बना दिया। उसने अपनी उंगली के झटके से काला चमकता हुआ जानवरों को रखने वाला थैला स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और उस बर्फ के पहाड़ को उसमें कैद कर लिया। हानली ने अपने उन कनखजूरों को वापस बुलाया और बोला, जब तक मैं इस फूल से दवाई बनाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई छोटा मोटा जानवर हमें तंग करे। ये कीड़े यहीं आसपास पहरा देंगे। दोनों उस गहरी खाई में उतरे। वहां अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझाई दे। जब वो नीचे पहुंचे तो दीवारें एकदम शीशे जैसी चमक रही थी। वो सब सदियों पुरानी बर्फ थी, जिससे दिग्गज हथियार बनते हैं। हानली की नज़र उन 3 सफ़ेद फूलों पर पड़ी जो उस दीवार पर उगे थे। वो दिखने में तो मामूली जंगली फूलों जैसे थे, पर उनकी जड़ें हजारों साल पुरानी बर्फ में धसी हुई थी। हानली ने धीमे स्वर में बोला, 3 फूल मिल गए, इतना काफ़ी है। बाई याओई ने खुश होकर बोला, यहाँ तो बहुत सारी बेशकीमती बर्फ है। उस चेले ने तो सच में कमाल का काम किया है, उसे इनाम देना तो बनता है। हानली ने पलटकर बोला, मैं अभी यहीं बैठकर दवाई बनाना शुरू करूंगा, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? बाई याओई ने कुछ सोचकर बड़े प्यार से बोला, आपको कितना समय लगेगा? मैं सोच रही हूँ कि आसपास का जायजा ले लूं। इस आइस फींड के यहाँ होने से मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। हानली ने उसे आगाह करते हुए बोला, ठीक है, पर अपना ख्याल रखना और सावधान रहना। बाई याओई ने एक कातिलाना मुस्कान बिखेरी और बोला, फिक्र मत करो, मैं बस एहतियात के तौर पर देख रही हूँ। ये जानवर शायद गलती से यहाँ आ गया होगा, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो बिजली की लकीर बनकर आसमान की ओर उड़ गई। बाई याओई जैसे ही नजरों से ओझल हुई, हानली ने अपनी गर्दन घुमाई और नीचे रखे उन 3 गहरी जमी बर्फीली कली प्रोफाउंड आइस फ्लावर्स को गौर से ताकने लगा।
थोड़ी देर अक्ल लड़ाने के बाद उसने अपनी कमर पर टंगे थैले स्टोरेज पाउच पर एक थपकी मारी और उसमें से सतरंगी धारियां बाहर निकलीं, जो बिजली की फुर्ती से आसपास की बर्फीली दीवारों में धंस गईं। देखते ही देखते वहां नीली धुंध का ऐसा पहरा बैठा कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। इतना होने के बाद हवा में एक भारी गूंज उठी और हानली के शरीर से सुनहरे भौरों का एक पूरा दल बाहर निकला और उस धुंध में जुगनू की तरह खो गया। जब तक कोई बहुत बड़ा दिग्गज सामने ना आ जाए, तब तक ये धुंध उसे उस समय तक लपेटे में रखेगी जब तक वो अपनी बर्फीली गोली प्रोफाउंड आइस पिल तैयार नहीं कर लेता। मन को तसल्ली हुई तो हानली ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक मुट्ठी के बराबर की कढ़ाई बुलाई, जो चांदी जैसी चमक छोड़ रही थी। जब वो कढ़ाई उसके सामने हवा में डोलने लगी, तब उसने अपने थैले से लकड़ी की डिब्बियां और छोटी शीशियां निकालकर जमीन पर ढेर कर दी। अब उसका पूरा ध्यान उन 3 कलियों पर था। उसने अपनी आस्तीन झटकी और 3 सुनहरी लपटें निकलीं, जिन्होंने उन कलियों को उस हजारों साल पुरानी बर्फ मिरियडिया प्रोफाउंड आइस से काटकर अलग कर दिया, जिससे वे चिपकी हुई थीं। उसने जमीन की तरफ इशारा किया और 3 1 फुट लंबे जेड के डिब्बे ओझल होकर सीधे उन कलियों के नीचे प्रकट हो गए। फूलों को बिना किसी झंझट के समेटते देख उसके चेहरे पर संतोष की चमक आ गई और उसने अपने हाथों से एक पेचीदा मुद्रा बनाई। फिर उसने आसपास की नीली धुंध में मंत्रों की बौछार कर दी। वो धुंध ऐसे उफरने लगी जैसे खौलते दूध का पतीला हो, और देखते ही देखते पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया। अब उस गहरी खाई में बर्फीली हवाओं के रोने के अलावा मौत जैसी खामोशी छाई थी। 3 दिन देखते ही देखते पंख लगाकर उड़ गए। घाटी के पाताल में वो नीली धुंध अभी भी पैर जमाए बैठी थी और छटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दूर आसमान में बिजली कौंधी और रोशनी की 3 धारियां बड़ी तेजी से आईं और पलक झपकते ही घाटी के मुहाने पर आकर रुकी। सबसे आगे चल रही चांदी जैसी रोशनी की चमक फीकी पड़ चुकी थी, मानो उसका मालिक बुरी तरह घायल हो। उसके पीछे आ रही लाल और हरी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों को चुभ रही थी। साफ दिख रहा था कि चांदी वाली रोशनी की जान के पीछे शिकारी हाथ धोकर पड़े हैं। वो चांदी जैसी चमक गायब हुई और सामने एक खूबसूरत सफ़ेद लिबास वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा हल्दी जैसा पीला पड़ चुका था और उसके ऊपर हल्की हरी रंग की अंदरूनी शक्ति की छाई हुई थी। ये बाई आउई थी जिसे 3 दिन पहले देखा गया था। न जाने उसके साथ क्या हादसा हुआ था कि वो भागते भागते यहाँ तक आ पहुंची थी। उसके जिस्म में ऐसा जहरीला असर फैल चुका था जिसे एक मंझा हुआ मंझला नेसेंट सोल कल्टिवेटर भी झेल न पाए। घाटी के ऊपर पहुंचते ही उसने नीचे देखा और नीली धुंध को उफनते देख उसकी जान में जान आई और उसने एक राहत की ठंडी सांस ली। उसी समय उसे खदेड़ने वाली लाल और हरी रोशनी महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। हरी रोशनी के भीतर से एक मर्द की आवाज गूंजी। उस हरी रोशनी वाले शख्स ने बड़ी नीचता और कड़वाहट से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? अब जहर के मारे पैरों ने जवाब दे दिया जो रुक गई? अगर तूने मरने का मन बना ही लिया है तो ये मालिक तुझे यमराज के घर भेजने में जरा भी देर नहीं करेगा। बाई आउई ने नफरत से एक हुंकार भरी और उनकी बातों को घास न डालते हुए सीधे घाटी में गोता लगा दिया। चांदी जैसी कुछ रोशनी के साथ वो गायब हो गई। पीछा करने वाले दोनों धुरंधर घाटी के मुंह पर आकर रुके और उन रोशनी की लपटों के पीछे एक मर्द और एक औरत की शक्ल दिखाई दी। वे दोनों नीचे फैली नीली धुंध को शक की निगाह से देख रहे थे। वे दोनों असल में रूप बदलने वाले दानव डीमन बीस्ट्स थे, जिनकी अक्ल किसी भी इंसान से कम नहीं थी। उन्हें अचंभा हो रहा था कि बाई याओई भागना छोड़कर नीचे लगी रोक टोक रिस्ट्रिक्शंस में क्यों जा घुसी। अभी वे दोनों अपनी अंदरूनी समझ स्पिरिचुअल सेंस से नीचे का जायजा लेने की सोच ही रहे थे कि उनके चारों तरफ सफ़ेद धुंध मंडराने लगी और अचानक एक दर्जन बर्फ जैसे सफ़ेद पंख वाले कीड़े प्रकट हुए, जिनकी शक्ल बड़ी ही डरावनी थी। उस लाल रोशनी के अंदर छिपी हुई औरत ने खुशी के मारे कांपते हुए जोर से बोला, ये तो 6 पंख वाले बर्फीले कनखजूड़े हैं। हरी रोशनी वाले मर्द ने हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, क्या सच में ये वही 6 पंख वाले बर्फीले कनखजूड़े हैं? वो औरत अपनी फटी हुई आवाज में ठहाका मारते हुए बोली, बहुत ही बढ़िया। अगर हमने इन कीड़ों को कच्चा चबा लिया तो हम मिलन की शक्ति यिन यांग कन्वर्जेंस के जरिए अपनी काबिलियत कल्टिवेशन को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इतना कहते ही उसके शरीर से आग की लपटें उठीं और 1 दर्जन आग उगलते सांप फायर सर्पेंट्स बाहर निकल आए। वे सब 1-1 फुट लंबे थे और उनकी पीठ पर पंख थे। मुंह से आग की पूंछ छोड़ते हुए वे उन कन खजूरों पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ देर तक आग और बर्फीली अंदरूनी शक्ति ची के बीच घमासान हुआ और कान फाड़ देने वाले धमाके होने लगे। तभी वो लाल रोशनी छंटी और उस औरत का असली रूप सामने आया। उसका बदन एकहरा था और उसने सुर्ख लाल कपड़े पहने थे। उसकी आंखें हरी थीं और उसके सुंदर चेहरे पर लाल रंग के छिलके पड़े हुए थे। उसकी जुबान किसी सांप की तरह लपलपा रही थी। वो असल में 8वें लेवल की नागिन थी। लालच उसके चेहरे पर साफ नाच रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि उन कन खजूरों को दबोच सके। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे से भिनभिनाने का शोर उठा।
घाटी की नीली धुंध से सुनहरी रोशनी के कण निकले और एक 10 मीटर चौड़ा सुनहरे बादलों का झुंड उन दोनों दानवों की तरफ बढ़ा। उस मर्द ने जैसे ही वो सुनहरा बादल देखा, उसने आव देखा ना ताव अपनी आस्तीन झटक कर हरी जहरीली शक्ति का एक ड्रैगन हमला करने के लिए छोड़ दिया। उस मर्द ने मन ही मन कुटिलता से सोचा कि अब इस सुनहरे बादल में जो भी होगा वो इसके जहर से गलकर राख हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, वो सुनहरा बादल दोबारा भिनभिनाते हुए उस जहरीले धुएं से सही सलामत बाहर निकल आया। उस मर्द के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने फौरन लट्टू की तरह घूमना शुरू किया और उसके शरीर से निकली हरी रोशनी ने 10 मीटर ऊंची आग की दीवार का रूप ले लिया, जो उन सुनहरे बादलों को भस्म करने के लिए बढ़ी। अचानक एक गाढ़ी पन्ने जैसी हरी आग उस बादल के पास से गुजरी और उनकी भिनभिनाहट शांत हो गई। देखते ही देखते चटकने की आवाजें आईं और वे सुनहरे दाने उस आग से नीचे गिरने लगे। सुनहरे बादलों का वो झुंड बिखर गया और छोटे छोटे सुनहरे भौरे गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स दिखाई देने लगे। वे उस हरी आग में बुरी तरह छटपटा रहे थे और खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये देख उस मर्द ने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसने गौर से उन भौरों को देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उस मर्द ने खौफ के मारे चीखते हुए बोला, ये तो सोना निगलने वाले भौरे हैं, गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स, यहाँ इतने सारे कैसे आ गए?